हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का संपूर्ण चैप्टर बताने वाला हूं। मतलब ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का। और इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए हुए, और मैं आपको कंप्लीट चैप्टर बताता हूं सिर्फ एक वन शॉट में। देखिए, ये संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स है, सरल भाषा में है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब 2027 में बोर्ड एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीयता या भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पहला वाला ही टॉपिक स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पूछा जाता है कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। और ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो देखिए, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के तो बहुत से प्रभाव पड़े, जिसमें से पहला है आर्थिक प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, यहाँ पे देखिए। ब्रिटिश सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ाया, आयकर लगाया और युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ा दिया और आय के लिए जो धन जुटाने वाले थे, मतलब कि युद्ध में जितने भी धन लगते थे उसके लिए उन्होंने सीमा शुल्क बढ़ा दिया। किसी भी चीज़ का जो सीमा शुल्क होता है उसको बढ़ा दिया। तो इससे हमारे देश में आर्थिक संकट पड़ा। ठीक है, तो ये आर्थिक संकट याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जी, कीमत में वृद्धि। कीमत में वृद्धि किस प्रकार से हुई? 1913 से 1918 के बीच दैनिक वस्तुओं की कीमत दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों को अत्यधिक कठिनाई हुई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में भारत में जो जितने भी दैनिक वस्तु थी जो डेली लाइफ में यूज होती थी उसकी कीमत जो है दुगुनी हो गई। तो जब कीमत दुगुनी हो गई तो कीमत में वृद्धि। तो ये कीमत में वृद्धि भी क्या है? एक प्रभाव है किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। समझ गया। और दूसरा है बलपूर्वक भर्ती। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक औपनिवेशिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना ने भारत के कई क्षेत्रों के युवकों को विदेश में सैन्य सेवा के लिए जबरन भर्ती किया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम सैनिकों की कमी थी। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया? भारत से लोगों को जबरन सैनिक में भर्ती करा रहे थे। तो ये है बलपूर्वक भर्ती। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव याद कर लीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध के। ये आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं और वो भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, सत्याग्रह की विचारधारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक एक, क्योंकि मैं कंप्लीट चैप्टर बताने वाला हूँ तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को सभी चीज़ों को बताऊंगा। देखिए, ये दिया गया है कि सत्याग्रह की विचारधारा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी भारत कब आए दक्षिण अफ्रीका से? तो 1925 को आए थे, 1915 को आए थे। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखिए, उन्होंने सत्याग्रह नामक जन आंदोलन की नई पद्धति का परिचय दिया। सत्याग्रह सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर बल देता है। इसका सुझाव है कि यदि कारण सही हो तो संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध है तो विरोध। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सत्याग्रह करते हैं और आपका सत्याग्रह करने का जो कारण सही है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो सत्याग्रह की विचारधारा कौन लाए? महात्मा गांधी लाए। और कब आए भारत में दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 में आए। अब नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे प्रारंभिक सत्याग्रह क्षण। 3 महत्वपूर्ण उनके सत्याग्रह यहाँ पे लिखा गया है और इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लोकेशन में देखिए, मैप में एक खेड़ा में है, दूसरा गुजरात में है, एक खेड़ा में है, दूसरा चंपारण में है और तीसरा अहमदाबाद में है। अब इसको ध्यान से समझिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में एक चंपारण जगह है, वहाँ पे हुआ था। और किस लिए हुआ था? यहाँ किसान को नील की खेती करने के प्रथा के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किए गए। मतलब कि किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज चाहते थे कि वो नील की खेती करे। क्यों नहीं करना चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि वो 3 कट्ठिया पद्धति फॉलो करे। मतलब 4 कट्ठा उनके पास जमीन है तो 1 कट्ठे पे वो एक कट्ठे पे नील की खेती करें और 3 कट्ठे पे वो अपनी खेती करें। लेकिन किसान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से जमीन जो होती है एकदम बंजर हो जाती है, इसीलिए नील की खेती नहीं करते थे किसान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा दिया गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? गुजरात में हुआ, 1917 में हुआ। दिया गया कि फसल नष्ट होने के कारण जो लोग लगान नहीं दे सकते थे उनका समर्थन करने के लिए इस आंदोलन को आयोजित किया गया। उन्होंने
लगान वसूलने में छूट की मांग की। फसल नष्ट हो गई थी तो जो अंग्रेज जो लगान लेते थे, कर लेते थे, उसको कम करने के लिए यह सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था और वह गांधी जी ने वस्त्र मिल मजदूरों को उचित और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग करने के लिए यह समर्थन दिया। मतलब कि अहमदाबाद में एक वस्त्र मिल है, वहाँ मजदूरों को उचित कार्यशैली या कार्यस्थिति नहीं मिलती थी, तो इसीलिए उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था। अहमदाबाद सत्याग्रह यहाँ पे अभी मैंने बता दिया वर्ष 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। कपास मिल के कारखानों के बीच संगठित किया गया ताकि मजदूरों की मांग में वृद्धि की जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब रॉलेट एक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट और उसका परिणाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। अब इसको देखिए, रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 को भारतीय साम्राज्य की विधायिका परिषद द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया। इसने ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की बड़ी शक्ति प्रदान की गई। इसे हम लोग बोलते हैं काला कानून, और इसे बोलते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो आप दलील दे सकते हैं, और ना ही आप वकील रख सकते हैं। जब यदि आप कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो आपको बिना कुछ बोले 2 वर्ष तक जेल रख सकती है सरकार। ठीक है, तो उनके लिए, ये भारतीयों के लिए काला कानून था। समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए अब जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। डेट याद करते चलिए, डेट एक एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग के बंद मैदान में एक भीड़ एकत्रित हुई। उनमें से कुछ राज्य सरकार के वार्षिक मेल में भाग लेने आए थे। जलियांवाला बाग कहाँ है? ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, मैदान है, वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे, बहुत भीड़ एकत्रित हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एंट्री होती है जनरल डायर की। अब जनरल डायर कौन था? यहाँ पे देखिए, उसने सभी निकलने के रास्ते बंद किए। जितने भी लोग उस भीड़ में उस मैदान में मौजूद थे, या फिर क्या बोलते हैं, पार्क में मौजूद थे, उनसे बाहर निकलने के सभी रास्ते जनरल डायर ने बंद कर दिया और शांतिपूर्वक भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे सैकड़ों लोग मारे गए, और जितने भी लोग उस पार्क में थे सभी पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। किसने? जनरल डायर ने, और इससे सैकड़ों लोग मारे गए। देखिए यहाँ पे दिया गया कि इस घटना ने संघर्ष को तीव्र किया और पूरे भारत को एकजुट कर दिया। इससे क्या हुआ, जब सैकड़ों लोग मर गए बिना किसी गलती के, तो सभी भारतीय क्या होने लगे? एक होने लगे, और उनके मन में ये इच्छा जागने लगी कि अब अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है। अब नेक्स्ट आ जाइए, उनका उद्देश्य और सत्याग्रही के मन में। उनका उद्देश्य सत्याग्रही को मन के लिए नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना और आतंक की भावना पैदा करना। अंग्रेजों का यही उद्देश्य है ना, कि एक दूसरे के बीच में आतंक का भावना पैदा कर दो, और हम लोग फूट डालो और राज करो। ये वाला सुने हैं ना, ये वाली बात सुने हैं ना, फूट डालो और राज करो, एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करो और हम लोग राज करते रहे। नेक्स्ट आ जाइए, अलूबधु। मोहम्मद अली और शौकत अली ने उस्मानी खलीफा को अस्थाई सत्ता का बचाव करने और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस्लामी जगत में आध्यात्मिक नेता का अनुसरण करने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन अली बधू ने प्रारंभ किया, शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था। ये भी याद कर लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट आ जाइए, असहयोग क्यों। असहयोग का मतलब, ये असहयोग आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन चलाया किसने था? तो महात्मा गांधी ने। अब असहयोग क्यों दिया गया, यहाँ पे देखिए, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, इसे भी याद कर लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी की। ये कब लिखी गई थी? वर्ष 1909 में। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार अनैतिक है, इसीलिए इसका सहयोग करना अनुचित इसका सहयोग करना अनुचित है, मतलब कि इसका सहयोग न किया जाए। समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाइए, असहयोग आंदोलन के चरण, वर्ष 1911 नहीं, वर्ष 1921 है, इसको वर्ष 1921 कर लीजिएगा। समझ गए, वर्ष 1921। इसके चरण कौन कौन से हैं? सरकारी उपाधियों का त्याग करना, जितने भी सम्मानित उपाधियां हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दी गई हैं, उनका त्याग कर देना। और उसके बाद दिया गया है कि सरकारी नौकरी, पुलिस सेवा, न्यायालय और विधायिका परिषद का बहिष्कार करना। जितने भी सरकारी न्यायालय हैं, पुलिस है, सेवा है और न्यायालय है, विधायिका परिषद, सबका बहिष्कार करना। यही क्या था? असहयोग आंदोलन था। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया गया कि इस आंदोलन ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश विद्यालय का बहिष्कार। जितने भी विदेशी वस्तु थे और ब्रिटिश वस्तु थे, सबका क्या किया गया? असहयोग आंदोलन में बहिष्कार कर दिया गया। अब इस आंदोलन के भीतर मतभेद किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले तो नगरों में हुआ। मध्यवर्गीय लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाया और शराब की दुकानों को पिकेटिंग
और आयात में आधी गिरावट आई, उसके आयात में आधी गिरावट है। मतलब कि मध्यमवर्गीय जो लोग थे वो शराब की दुकान को बंद कर दिए, और जितने भी कपड़े थे जो ब्रिटिश विदेशी द्वारा लाए गए थे उनको क्या कर दिया, जला दिया गया। नेक्स्ट आ जाइए अब कि वन क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि क्या मतभेद हुए। तो आंध्र प्रदेश के गुदेम पहाड़ों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। मतलब कि वन क्षेत्र में किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, तो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। ये भी याद कर लीजिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बागानों क्षेत्रों में। असम के चाय बागानों में मजदूरों ने स्वतंत्र रूप से इंग्लैंड में जाने वाले आधिकारिक मार्ग और अधिकार की मांग की, और वर्ष 1959 में प्रवास अधिनियम के अंतर्गत चाय बागान छोड़ने के लिए बिना अनुमति मांग की। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा बागान क्षेत्रों में। नेक्स्ट आ जाइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसे आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद और दो महत्वपूर्ण तत्व। पहला स्वराज पार्टी क्या थी, इसे ध्यान से देखिए। वर्ष 1923 यह पार्टी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार के भीतर जाकर तर्क करना था। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि यह आंदोलन विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करना और भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नई मोड़ साबित हुआ। नेक्स्ट है अब साइमन कमीशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन वर्ष 1928, यहाँ पे 28 रहेगा, वर्ष 1928। यह आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के संवैधानिक तंत्र की जांच करने के लिए गठित किया गया था। आयोग का स्वागत साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। जब साइमन कमीशन का गठन हुआ, ये आया था भारत का संविधान बनाने। जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था तो इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए जब साइमन वापस भारत आया था तो उसको गो बैक का नारा लगा, साइमन गो बैक। समझ गए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, और जो इसमें भारतीय नहीं वो भारत का कानून क्या बनाएगा। हम नेक्स्ट आती है पूर्ण स्वराज। वर्ष दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को अपने औपचारिक रूप दिया। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट आ जाइए नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह क्या है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, इसको ध्यान से समझिए। दिया गया कि गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पाया, जो अमीर और गरीब दोनों को एकजुट कर सकता है, क्योंकि नमक 1% द्वारा उपभोग किया जाता है, 1% कर द्वारा उपयोग किया जाता है। क्योंकि नमक का जो मांग था, नमक पे जो कर था वो ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दिया था, जिससे गांधी जी असंतोष हो गए। मतलब कि उनमें असंतोषजनक भावना पैदा हो गई, उत्पन्न हुई। क्योंकि यदि नमक का दाम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों लोग यूज करते हैं नमक, यदि नमक का ही दाम बढ़ा दिया जाए तो कौन यूज करेगा, इसीलिए उन्होंने ये शुरू किया था और उन्होंने खुद नमक बनाया था। अब देखिए दांडी मार्च क्या है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया। साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया था। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको इंक्लूड करके बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, और किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सब शॉर्ट नोट्स है, और इसमें मैंने आपको टोटल कवर कर दिया कि क्या क्या चीज़ आपके एग्जाम में या एग्जाम में आने वाला है, या क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पहले तैयार कर लीजिएगा। सहयोग आंदोलन, विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए कुछ मानचित्र कार्य जान लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था, फिर मद्रास अधिवेशन हुआ था। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 को आयोजित किया गया वो कहाँ है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। इसे आप याद कर लीजिएगा, सितंबर 1920। और सेम इसी से रिलेटेड है, दिसंबर 1920 को आयोजित किया गया, वह कहाँ आयोजित किया गया, महाराष्ट्र नागपुर में आयोजित किया गया। जब सितंबर नाम आएगा तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल, और दिसंबर आएगा दिसंबर 1920 तो नागपुर महाराष्ट्र। समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे वह स्थान जहाँ कांग्रेस अधिवेशन 1927 में आयोजित किया गया, कहाँ, मद्रास, चेन्नई या तमिलनाडु में। अभी मैंने बताया मद्रास, चेन्नई या तमिलनाडु में कांग्रेस अधिवेशन 1927 में हुआ था। अब नेक्स्ट आ जाइए
इसमें दिया गया कि वह स्थान जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता पारित किया गया, कहाँ हुआ था? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर के वर्तमान पाकिस्तान में। और तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।